इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आप हमारे साथ इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई है। उस प्लेलिस्ट की यूनिट फर्स्ट में हमने जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें लगभग थ्योरेटिकल पार्ट था, उसको हमने कवर अप कर लिया है पहले लेक्चर में। लगभग वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमने वहाँ पर कवर अप कर लिए जो इम्पॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिट फर्स्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोड आपको पता ही है। यहाँ पर BAS न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग BAS 101 हो गया है और BS 201 भी हो गया है। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस सिलेबस में ये टॉपिक हैं उनके लिए नहीं है, वो भी अगर किसी की बैक है तो वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट, ड्राइव द नेसेसरी एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, जिससे कि वीडियो में समय बच जाए हमारे पास। तो कॉम्पटन इफेक्ट में लिखा हुआ है द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग इज ड्यू टू ए कॉलिजन बिटवीन ए फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटरिंग मटेरियल विच इज इनिशियली एट रेस्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फोटोन आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ आ रहा है और वो स्ट्राइक करता है एक इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पर रखा हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन किस में है, रेस्ट में है, तब क्या होगा, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, माना जो ये फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी, वो अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा किस पर, टू द टारगेट इलेक्ट्रॉन, या फिर जो रेस्ट में रखा हुआ है, विच गेन काइनेटिक एनर्जी। जब ये इस पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, यानी कि ये मोमेंटम में आ जाएगा, एंड रिकॉइल्स विद द सम वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो जब ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो सपोज आपका फोटोन इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पटन इफेक्ट है। कोई भी फोटोन आपके रेस्ट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है और अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है रेस्ट इलेक्ट्रॉन को। रेस्ट इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, यानी कि वो मोमेंटम में आ जाता है और वो किसी एक डायरेक्शन में भाग जाता है। ठीक है, मेनली कॉम्पटन इफेक्ट यूज किया जाता है फॉर स्टडी द नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल। ठीक है, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है और केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है इस इफेक्ट का। चलिए आगे देखते हैं, ये इस तरीके से उसकी वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा वो हमें यहाँ पर स्टडी करनी होती है। ये फॉर्मूला है कॉस फाई। फाई जो है कि किस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर हुआ है। कभी कहीं पर ये थीटा भी रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अभी शायद हम डेरिवेशन में करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि हमने फोटोन वाले एंगल को थीटा ले लिया हो और इलेक्ट्रॉन वाले एंगल को फाई ले लिया हो। तो जो भी हम फोटोन के साथ एंगल लेंगे वही हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, या वही हमारे रिजल्ट में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की थोड़ा सा हिस्ट्री। कॉम्पटन इफेक्ट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स-रे आर स्कैटर्ड ऑन ए मटेरियल। यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो ऑब्जर्व किया गया जब एक्स-रे स्कैटर्ड हुई किसी एक मटेरियल पर। कॉम्पटन स्टडी इन दिस इफेक्ट या कॉम्पटन स्टडी दिस इफेक्ट इन 1922। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने इसको स्टडी किया 1992 में। ड्यूरिंग दिस स्टडी कॉम्पटन फाउंड वेवलेंथ इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो उन्होंने यहाँ पर फाइंड आउट किया या उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो वेवलेंथ है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि वो
डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि वो जो वेवलेंथ है उस इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटर्ड हो रहा है स्ट्राइक होकर, उसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी कि किस एंगल पर स्कैटर हुआ एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम, और किस बीम या किस वेवलेंथ की बीम स्ट्राइक की है उस मटेरियल। इट इज गिवन इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है। तो आइए इसी को ड्राइव करते हैं जो उसने सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है, ड्राइव द नेसेसरी एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। उससे पहले एक डायग्राम और मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फोटोन आ रहा है, इधर से ये आ रहा है एक फोटोन। इस फोटोन ने जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है आपके पास, ये उसको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, उस पर स्ट्राइक किया। तो जब स्ट्राइक किया उससे पहले कुछ एनर्जी होगी इस फोटोन की भी और इस इलेक्ट्रॉन की भी, कुछ मोमेंटम होगा इस फोटोन का भी और इस इलेक्ट्रॉन का भी। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एच न्यू एनर्जी है फोटोन की बिफोर कोलिजन, और एच न्यू अपॉन सी इसका मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन। सेम एज इट इज, क्योंकि ये रेस्ट में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटम जीरो रहेगा बिफोर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, और वो होगी एम नॉट सी का स्क्वायर। और यहां पर ये जो एम नॉट है ये आपका रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे ही ये टारगेट फोटोन स्ट्राइक करता है टारगेट इलेक्ट्रॉन पर, तो अब ये टकराकर, माना इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में चला गया और फोटोन आपका इस डायरेक्शन में चला गया, तो अब इसके अंदर मोमेंटम आ गया, क्योंकि पहले रेस्ट में था, तो अब इसका मोमेंटम हो गया एम बी। तो मैंने यहां लिखा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, और इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन एम सी का स्क्वायर। सेम एज इट इज, एनर्जी ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन चेंज हो गई है, दैट्स द एच न्यू डैश। देन मोमेंटम जो है उस फोटोन का वो भी चेंज हो गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन आफ्टर कोलिजन आपका ये चेंज होकर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपका डेरिवेशन होगा। अब हमें यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है या दो लॉ का यूज करना है। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर द एनर्जी एंड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन फॉर द मोमेंटम, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले एनर्जी क्या है पूरे सिस्टम की, एच न्यू, ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की, और एम नॉट सी स्क्वायर ये एनर्जी है रेस्ट इलेक्ट्रॉन की। जब दोनों को सम कर दिया तो ये पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी बिफोर द कोलिजन। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश, एनर्जी हो गई किसकी, आफ्टर द कोलिजन फोटोन की, और एम सी का स्क्वायर एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की आफ्टर द कोलिजन। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो देन यू गेट द सिस्टम एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन किसका है, एनर्जी का। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जितनी एनर्जी बिफोर कोलिजन है उतनी ही एनर्जी आफ्टर कोलिजन रहेगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं एनर्जी बिफोर collision equals to energy after collision, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, ऊपर लिखी हुई है एच न्यू प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन हो गई एच न्यू डैश प्लस एम सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहां से एम सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब सेम एज इट इज
मोमेंटम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर मोमेंटम अब मोमेंटम दो डायरेक्शन में होगा। एक तो डायरेक्शन आपका ऐसे, जब इन द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन हो रहा है, और जब आफ्टर कोलिजन ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो मोमेंटम है ये वाला, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अलोंग द परपेंडिकुलर ऑफ द रेडिएशन, जो ये दोनों मोमेंटम आपके हुए हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम देखते हैं। फॉर मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन के लिए क्या होता है, जब फोटोन आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना है, h न्यू, क्या है, h न्यू अपॉन c, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है 0 क्योंकि वो रेस्ट में है। अब यहीं पे आफ्टर कोलिजन आ जाते हैं तो h न्यू डैश अपॉन c, और एंगल पर आपकी लाइट्स क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही या स्कैटर्ड हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन। अगर आप पीछे डायग्राम में देखें यहाँ पर, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस एंगल पर हो रहा है, थीटा पर, और फोटोन फाई पर। तो वही एंगल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर द फोटोन आपका क्या है, मिनट में देख लेता हूँ, फोटोन पर फाई है। ठीक है, तो फोटोन पर हमारा एंगल जो स्कैटर्ड है वो क्या है, फाई है। तो स्लाइड पे चलते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो ये फोटोन का लिखा है आपने h न्यू डैश अपॉन c, ठीक है, इनटू फाई एंगल है तो cos फाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन ले रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आपका एंगल cos आ रहा है। ठीक है, प्लस mv आपका हो गया है किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द रेडिएशन है तो ये आ जाएगा cos एंगल थीटा पर आपका स्कैटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से mb cos थीटा निकालता हूँ, देन यू गेट mb cos थीटा इक्वल्स टू, और मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ और h अपॉन c कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ बचेगा न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। ठीक है, और c की मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूं, तो mvc cos थीटा इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई। ये आप इक्वेशन सेकेंड बनेगी। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही मोमेंटम निकालेंगे अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो अब नेक्स्ट लेते हैं हम मोमेंटम along the perpendicular direction of रेडिएशन। अब जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 फॉर द फोटोन एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 0 इक्वल्स टू, वो क्यों है अभी मैं बताता हूं, h न्यू डैश अपॉन c, और ये हो जाएगा आपका साइन और एंगल हो जाएगा फाई। ठीक है, माइनस एम वी साइन थीटा। ठीक है, ये आपका रहेगा। क्लियर हुआ? तो अगर देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो फोटोन है वो ऐसे आ रहा है बिफोर कोलिजन और इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर रखा हुआ है। तो अगर आप परपेंडिकुलरली देखें तो ये मोमेंटम जो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, और जब हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू मोमेंटम की 0 रहेगी, सेम एज इट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए यहां पर 0 हो गई है दोनों वैल्यू।
यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम बी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव, ठीक है। और अगर मैं सी की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ तो एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाइव, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब मैं इक्वेशन सेकंड अगर यहीं पे लिख लेता हूँ, वो क्या थी, एम वी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव, ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दें, नाउ एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मिलेगा हमको, इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे इसकी जगह पर, देन यू गेट एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, क्योंकि यहाँ पर आपने a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, और लास्ट में आपके पास है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, देन एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब आप इन दोनों में देखें, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश कॉस स्क्वायर फाइव और एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश साइन स्क्वायर फाइव, तो आपको यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा होगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। इज दैट क्लियर? तो ये वैल्यू फिर आपकी क्या बन जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यू गेट एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एच स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो और भी सही रहेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन लिया, देन यू गेट न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच, सॉरी एच नहीं होगा यहाँ पर, न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, ठीक है। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 तो हो गया था, इक्वेशन 4 हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी, अगर हम पीछे चलें, इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लिए हम आगे चलते हैं, नाउ लिख लेते हैं, नाउ स्क्वायर या स्क्वायरिंग
इक्वेशन 1, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि एम स्क्वायर सी स्क्वायर था, वो एम सी स्क्वायर था वहां पर, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर था और इसका टोटल होल स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इक्वेशन फर्स्ट जो आपने नोट डाउन की हुई है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एच स्क्वायर होगा, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। ठीक, आगे इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और देन यू गेट एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं या ब्रैकेट को ही स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस प्लस डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस 2h एम नॉट सी की पावर 2 न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे हम करते हैं, एक मिनट। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू न्यू डैश प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाता है जब हमने इसको ओपन आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए 1 मिनट में क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, 1 सेकेंड, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। ओके, देन ओके, ओके, you can get this one and also this one, m not c square, ओके। ठीक है, एवरीथिंग ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास पीछे इक्वेशन आई हुई है, ये इक्वेशन आई थिंक 4 थी पीछे, है ना, इसको हम इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको 5 दिया तो हमारे पास पीछे 4th इक्वेशन आई थी, पहले मैं इसको कंप्लीट लिख लेता हूँ, एम स्क्वायर सी की पावर 4। अगर मैं 4th इक्वेशन पे यहाँ पर पहुँची तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है आपके पास, है ना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ 4th इक्वेशन भी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू मिनट न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस फाई है, दोनों की मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाई ये है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू न्यू डैश कॉस फाई, यहाँ पर ये बचेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सपोज मैं इसको इक्वेशन 6 यहाँ पर नेम दे देता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5th में से इक्वेशन 6 को सबट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, देन हमें क्या मिलेगा? अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं, देन यू गेट एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं पहले, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, है ना, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट में। अब जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे सिक्स्थ इक्वेशन की, माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h न्यू डैश कॉस 5, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, सेम एज इट इज एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस में है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस में है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2h न्यू डैश 2h न्यू डैश आप कॉमन ले सकते हैं माइनस के साथ, और यहाँ पर आप एम स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन लिया, देन यू गेट सी स्क्वायर हेयर, और यहाँ पर आपका माइनस बी स्क्वायर हेयर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h, सॉरी एच स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पर सॉरी एच स्क्वायर है ये, ठीक है, और हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी एच स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ये एच स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर न्यू डैश आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देन यू गेट 1 माइनस कॉस 5, ठीक है, कॉस 5, ओके, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आपके पास बचता है 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, तो ये आपके पास बचता है। कोई कहीं पे टर्म्स में मिस्टेक नहीं हुई है, वैसे भी आप एक बार क्रॉस चेक करते चलना जब आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास आ गया है, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमें पता है कि हम जो पहले मैं ये इक्वेशन 7 यहाँ पर भी नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी, फिर हमें बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर नोट कर ली, एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास बचा एम नॉट सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5 यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है, प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 है, मैंने यहाँ पर नोट कर ली पहली, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है रिलेटिविटी इन मोमेंटम, रिलेटिविटी इन मास होता है फॉर्मूला, सॉरी, उसका फॉर्मूला आता है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? यहाँ तक इतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये डेरिवेशन नहीं है, बस आप इसको याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी इन मास m इक्वल्स टू, यानी कि जो
मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो रेस्ट मास के अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देन यू गेट एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं और इसको सॉल्व आउट करूं, देन यू गेट एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एलसीएम ले लेता हूं नीचे, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर बन जाएगा अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपके पास यहां पर बन जाएगी। क्लियर हुआ? किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर की वैल्यू। तो अब आप एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट कर सकते हैं, जहां पर भी एम स्क्वायर आ रहा है वहां पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इनटू इक्वेशन 7, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, जब आप यहां पर पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में आपका है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5 प्लस 2h सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये आपको मिल जाएगा। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, और आप देख रहे होंगे अब यहाँ पर टर्म बची है आपके पास एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये प्लस में इधर है, ये प्लस में इधर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इधर की साइड क्या बचेगा आपके पास, 0, तो एक टर्म को आप इसको इधर ले आइए और एक टर्म को इधर ही रखिए, तो ये माइनस वाली मैं अगर इधर ले आता हूँ 0 की तरफ, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5 इक्वल्स टू 2h एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू डैश। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहले हम 2 से 2 को कट कर लेते हैं, एक h से एक h को कट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर बचेगा h न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस 5 इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब हम क्या करते हैं, h 1 माइनस कॉस 5 के अपॉन में ले आते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उस तरीके से एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। अगर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं तो न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, न्यू से न्यू कैंसिल आउट, न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल आउट, यू गेट हियर 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। अगर मैं दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप यहां पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी सी से मल्टीप्लाई होगी, ये सी इस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट हियर h अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5, और यहां पर हमें पता है कि लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन न्यू, हमें पता है h लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, तो यहाँ पर सी अपॉन न्यू डैश बन रहा है, यहाँ पर सी अपॉन न्यू बन रहा है, तो ये हो गया आपके पास लैम्डा डैश और ये हो गया आपके पास लैम्डा। तो यही आपको प्रूफ करना था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू
एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर आप फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं उसमें से कुछ टर्म्स हैं कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एम नॉट कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट। बस चेंज क्या है कि किस एंगल पर स्कैटर्ड हुआ है फोटोन। ठीक है, फोटोन, बस उसी पर डिपेंड कर रहा है चेंज इन वेवलेंथ। वही स्टेटमेंट स्टार्टिंग में था कि जो वेवलेंथ में चेंज हो रहा है वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है ऑन द एंगल ऑफ स्कैटर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है आपका कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप एक बार देखो, जो डेरिवेशन होता है उसको आपको अपने आप से नोट डाउन करके करना पड़ेगा। ये नोट्स एज इट इज आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप नोट्स के भरोसे रहेंगे और अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। थ्योरी आप पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्या पूछता है या क्या रिजल्ट निकले वो और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन जो अभी हमारी पीछे आई है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, द वेवलेंथ of the scattered photon, that is lambda dash, is greater than the wavelength of incident photon। भाई पहले जो वेवलेंथ, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, आफ्टर स्कैटरिंग एट एंगल, कौन से एंगल पर था, फाइव पर, उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश। तो ये वाली जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश वो ग्रेटर देन है लैम्डा से, दैट मीन्स लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा। तभी तो ये आ रहा है ना आपके पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ यानी कि डेल्टा लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुई। फिर चेंज इन वेवलेंथ हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल सब्सटेंस कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री कंटेन करके चल रहा है वो चेंज इन वेवलेंथ इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से उसमें होगी। चेंज इन वेवलेंथ यानी कि डेल्टा लैम्डा ओनली डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग एंगल, यानी कि केवल और केवल स्कैटर एंगल पर डिपेंड करेगा आपका चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है इस कॉम्पटन इफेक्ट के फॉर्मूले से। क्लियर। चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और यहां से बनता है कि व्हाई कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन विजिबल स्पेक्ट्रम। उसका रीजन क्या है, द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम डेल्टा मैक्स जो होगा चेंज इन वेवलेंथ इज 0.04652 एंगस्ट्रॉम, और रफली अगर हम माने तो 0.05 एंगस्ट्रॉम। इस पर विजिबल स्पेक्ट्रम पर दिस इज वेरी स्मॉल, therefore cannot be observed for the wavelength longer than few angstrom units। ठीक है, अगर यहीं पे आप देखें सॉरी कहां चला गया, एक मिनट, यहीं पे अगर आप देखें फॉर विजिबल रेडिएशन द इंसिडेंट रेडिएशन इज अबाउट 500 एंगस्ट्रॉम। अगर आप ध्यान दें तो विजिबल लाइट में जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है जिसे आप देख सकते हैं वो कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। बट अगर यहां पर आप मैक्सिमम देखें तो वो है 0.05 एंगस्ट्रॉम। सो दैट देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबाउट 0.001% अनडिटेक्टेबल। ठीक है, आप डिटेक्ट करेंगे इतने एंगस्ट्रॉम को, बट विजिबल लाइट जो होती है वो इतने एंगस्ट्रॉम की होती है जिसको आप देख सकते हैं। उसके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ केवल और केवल 0.001% है, इसलिए आप विजिबल स्पेक्ट्रम में कॉम्पटन इफेक्ट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? चलिए, तो फाइनली थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए। कैसा लेक्चर लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है? चाहे अच्छा लगा, चाहे कहीं पे कोई आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही हमारे तक पहुंचेगा और पता चल पाएगा कि और किस तरीके से हमें लेक्चर को डिलीवर करना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट के लिए मैंने आपको बोला ही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा मोटिव है जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हम इम्पोर्टेंट कवर अप कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है? क्योंकि कंप्लीट सिलेबस कराना टॉपिक वाइज पॉसिबल नहीं है और वो इस टाइम नीड भी नहीं है। इस टाइम नीड है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट जो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है कितना इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे चाहे टाइम हमारा वीडियो लंबा भी बन जाए, क्योंकि अगर टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा और जितना इनफ होता है एग्जाम में करने के लिए वही आप तक डिलीवर नहीं होगा, वही आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो का कोई मतलब नहीं। चलिए, जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे क्लासेस से ऐसे ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।